फसी ने मुझे सुनाया कि रोज़ बरोज़ उसकी बेचैनी बढ़ती गई और हालत यहाँ तक पहुंची कि रात गहरी नींद से वो इस तरह जाग उठता जैसे किसी ने उसको जगाया हो। वो अपनी ये हालत किसी को बताता नहीं था। 6-7 दिन गुजरे, उसकी बहन के ससुराल से इत्तला आई कि बहन का खामिन बीमार हो गया है। फसी, उसका बाप और उसकी माँ उसी वक्त बीमार पुरसी के लिए रवाना हो गए। वहाँ जाकर देखा तो मरीज़ का रंग जर्द पड़ गया था और उसे मतली महसूस होती थी और हल्का हल्का बुखार भी था। इलाज गांव का एक हिंदू हकीम कर रहा था जिसकी वहाँ बहुत शोहरत थी। फसी अपने बाप और माँ के साथ अगले रोज़ वापस आया। 3-4 दिनों के बाद फसी फिर घर वालों को ये बताकर कि वो बहन के खामिन को देखने जा रहा है चला गया। उसे बताया गया कि हकीम ने यरकान की तशखीस की है। लड़के की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। उसकी आंखें पीली पड़ गई थीं और जिस्म का रंग हल्दी जैसा हो गया था। सारी अलामात यरकान की थीं और इलाज भी यरकान का हो रहा था। फसी को अगर खुश नहीं तो मुतमईन हो जाना चाहिए था कि उस जहर के मुतल्लिक सन्यासी की बात बिल्कुल सही साबित हो रही थी। यरकान तो एक आम मर्ज है जो ना जाने कब से इंसानों को लाहक कर हो रहा है, लेकिन फसी के अंदर जो बेचैनी थी वो पहले से ज्यादा हो गई और खौफ की गिरफ्त और मजबूत हो गई। उसने मुझे सुनाया कि वो कुछ देर मरीज के पास बैठा उसे तसल्लियां देता रहा। मरीज बार बार फसी की तरफ देखता था और फसी यूं डर जाता था जैसे मरीज उसे कह रहा हो कि मुझे तुमने बीमार किया है और तुम मेरे कातिल हो। फसी वापस अपने घर आ गया। उसका सिख दोस्त उसका राजदान था। वैसे भी उनका आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। फसी ने अपने दोस्त को बताया कि उसके अंदर से और उसके दिल और दिमाग की क्या हालत हो रही है। उस सिख दोस्त ने उसे बहुत तसल्लियां दी और ये भी कहा कि उसके साथ धोखा हुआ था और उसने जो कुछ किया है अपनी बहन की निजात के लिए किया है और यह बिल्कुल जायज़ है। उसने ये भी कहा कि धोखा देने वालों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। फसी की कुछ तसल्ली हुई, लेकिन जब वो अकेला बैठा तो उसकी हालत फिर बिगड़ गई। फिर वो दिन आया जब उसकी बहन के ससुराल से एक आदमी ये इत्तला लेकर आया कि उसकी बहन का खामिन फौत हो गया है। फसी को यूं लगा जैसे इत्तला लाने वाले उस आदमी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। वो जवान आदमी था इसलिए उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही गैर हो गई थी। वो अपने माँ बाप के साथ अपनी बहन के ससुराल गांव पहुंचा और कफन दफन वगैरह के बाद वापस आया। उसने अपनी बहन के चेहरे पर इत्मीनान और कुछ खुशी के तासुरात देखे थे। बहन के साथ उसे बात करने का मौका नहीं मिला था। बहन को उसने जरा दूर से देखा था। उसकी बहन को रिहाई मिल गई थी, लेकिन उसने अभी इद्दत के 3 महीने ससुराल में ही गुजारने थे। फसी की छुट्टी का सिर्फ 1 दिन रह गया था। उसका काम छुट्टी के अंदर अंदर ही हो गया था। उसने अपने सामने मकतूल को दफन करते हुए देखा था और फिर रिवाज के मुताबिक उसने अपने हाथों उसकी कब्र में मिट्टी डाली थी, लेकिन उसके दिल की और जहन की हालत बेहतर ना हुई। उसका खौफ जरा सा भी कम ना हुआ और बेचैनी भी पहले जैसी रही। वो उसी रात गाड़ी में सवार हुआ और फिर अगले दिन और अगली रात का सफर करके कोहाट पहुंच गया। फासला इतना ज्यादा तो नहीं था, लेकिन लाहौर भी गाड़ी बदलनी थी और रावलपिंडी भी। यहाँ से आगे फसी ने मुझे जो बात सुनाई वो नफ्सियात का इल्म समझने वालों के लिए तो काबिल फ़हम है, लेकिन आम लोगों के लिए यह हैरान कुन किस्सा है। फसी ने मुझे सुनाया कि अपनी बारक में एक रात वो मामूल के मुताबिक गहरी नींद सोया हुआ था कि उसकी आंख खुल गई। उसने साफ तौर पर महसूस किया कि उसे किसी ने जगाया है। उसने उठकर इधर उधर देखा, उसे कोई आदमी नजर ना आया। वो बिस्तर से उठा और बारक के बरामदे में चला गया। वहां भी कोई नहीं था। उसके दिल पर जो खौफ बैठा रहता था वो ज्यादा हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। वो वापस आकर लेटा, मगर नींद बहुत देर से आई। 2-3 रातों के बाद फिर ऐसे ही हुआ। वक्त तकरीबन आधी रात का था। उसकी आंख खुली तो कोई शक नहीं था कि उसे किसी ने झंझोड़ा है। बारक तारीख थी। उस तारीकी में उसे अपनी बहन के मकतूल खामिन का ख्याल आया और वो उसे अपनी चारपाई के पास खड़ा नजर आया और वो कुछ देर फसी को देखता रहा। फिर उसके होंठ हिले और फसी को ये सरगोशी सुनाई दी, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, और मकतूल तारीकी में तहलील हो गया। फसी की हालत ऐसी बुरी हो गई कि उसका सारा वजूद कांपने लगा और पसीना फूट आया। हालांकि वो मौसम पसीने वाला नहीं था। उसे शदीद ज़रूरत महसूस हुई कि अपने दाएं और बाएं सोए हुए साथियों को जगाए और उन्हें बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन मामला कत्ल का था, इसलिए उसने अपने आप पर काबू पाने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि उसके मुंह से राज की बात निकल जाए। उन दिनों कबायली पठान अंग्रेज़ों के खिलाफ खासे सरगर्म थे। मैं अपनी इस दास्तान के किसी इब्तदाई बाब में कबायली पठानों के उस जहाद आज़ादी की तफसीलात सुना चुका हूँ। कोहाट छावनी में जो यूनिटें रहती थीं उन्हें कभी कभी कबायली इलाके में भेजा जाता था। एक रोज़ फसी के तोपखाने को भी बन्नू की तरफ जाने का हुक्म मिला। उनका तोपखाना फौरन रवाना हुआ। पठानों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसमें तोपखाने की भी ज़रूरत थी। मैं चूँकि कबायलियों के जिहाद की तफसीलात सुना चुका हूँ, इसलिए यहाँ बात मुख्तसर करूँगा। असल बात तो फसी की है, इसीलिए मैं उसी पर तवज्जो रखूँगा।
उन दिनों कबायली पठानों के खिलाफ ज्यादातर ऑपरेशन वजीरिस्तान के इलाके में हुए थे। एक ब्रिगेड कबायली इलाके में पेशकदमी कर रहा था और फसी का तोपखाना कवरिंग फायर दे रहा था। मैं ये भी बता दूं कि ये ऑपरेशन बज़ाहिर कबायलियों को कुचलने के लिए और दबाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों का असल मकसद फौजियों को लड़ाई की ट्रेनिंग देना था। उन दिनों जंग अजीम लड़ी जा रही थी, इसलिए फौज को ट्रेनिंग देकर तैयार रखना ज़रूरी समझा जाता था। कोहाट का ये ब्रिगेड कबायली इलाके में खैमों में रहता था। फसी चूंकि हवालदार क्लर्क था, इसलिए वो फील्ड में नहीं जाता था। एक रोज़ जब उसका तोप खाना आगे गया तो वो भी उनके साथ था। उसे तोपों से खासा पीछे रहना था। इधर गोलाबारी शुरू हो गई और फसी तमाशा देखने के लिए एक तोप की तरफ चल पड़ा। उसकी बैटरी की 4 तोपें एक दूसरे से ज़रा दूर दूर लगी हुई थी। जिस तोप की तरफ वो जा रहा था उसके रास्ते में 2 टीकरियां पहलू बा पहलू खड़ी थी। फसी को उन टीकरियों में से गुजरना था। उन टीकरियों के दरमियान पहुंचा तो उसे पीछे से आवाज़ आई, ओए फसी। फसी ने रुककर पीछे देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसे किसी ने पुकारा ज़रूर था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता वापस चल पड़ा। उसे कोई नज़र ना आया। उसने टीकरियों के ऊपर भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। टीकरियों से बाहर आकर देखा, उसे पुकारने वाला फिर भी नजर ना आया। उसे अपनी बैटरी के कुछ जवान पीछे बैठे नजर आए। वो उसी तरह बैठे हुए थे जिस तरह वो उन्हें बैठा छोड़ गया था। वो कबायली इलाका था जिसमें टीकरियां ही टीकरियां थीं और सामने बड़े ऊंचे पहाड़ थे। फसी अभी दाएं बाएं आगे पीछे देख ही रहा था कि उसे किसने पुकारा है कि उसे हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। उस आवाज़ को उसने पहचान लिया। इस तरह उसकी बहन का खामिंद हंसा करता था। फसी पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि उसने साफ तौर पर देखा कि वो बाहर से नहीं तो अंदर से कांप रहा है। उसने अपने दिल को बहलाने की बहुत कोशिश की और अपने आप को बहुत यकीन दिलाया कि उसकी बहन का खामिंद दफन हो चुका है। उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। उसने ये इलाज सोचा कि उन जवानों में जा बैठा जिनमें वो पहले बैठा हुआ था। वो जवान दिल बहलाने के लिए गपशप लगा रहे थे। उनका काम गोलेबारी के बाद शुरू होना था। यहाँ ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि वो कैसा मैदान जंग था जिसमें बहुत से जवान फारिग बैठे थे और फसी तोपों की गोलाबारी का तमाशा देखने के लिए चल पड़ा था। मैंने इस दास्तान के शुरू में बताया है कि कबायली इलाके का मैदान जंग वैसा नहीं था जैसा 2 फौजों के दरमियान जंग का मैदान होता था। पठानों के पास तोप खाना नहीं था, ना उनके पास लड़ाका बमबार तैयारे थे। उनके पास तो हल्की फुल्की मशीन गन भी नहीं थी। कबायली अकेले अकेले एक दूसरे से कहीं दूर छुपकर फौजियों पर फायरिंग करते थे, फिर वो जगह बदल कर किसी और जगह जा बैठते थे। कबायलियों की तरफ से एक गोली आती थी तो उधर से अंग्रेज तोपों के कई गोले और राइफलों और मशीन गनों का बेशुमार एम्यूनिशन फूंक डालते थे। फसी की अब हालत ये थी कि जहां कहीं वो अकेला होता, मकतूल उसे आवाज़ देता या एक आध सेकंड के लिए उसके सामने आन खड़ा होता और फिर गायब हो जाता। तीसरी चौथी रात उसकी आंख खुल जाती और उसे मकतूल पाइंते की तरफ खड़ा नजर आता और फिर गायब हो जाता। फसी अपनी ये जहनी हालत किसी को बताता नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों को शक हो गया था कि फसी किसी परेशानी में मुब्तला है। दोस्त उससे पूछते थे तो वो इतना ही जवाब देता था कि उसकी नौजवान बहन बेवा हो गई है। दोस्तों ने उसे कई बार कहा कि वो अभी नौजवान है, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। फसी इस बात पर खामोश हो जाया करता था, लेकिन उसके दोस्त नहीं जानते थे कि उस खामोशी में उसने कैसा तूफान छुपा रखा है और उस तूफान का ना जाने क्या अंजाम होगा। 15-16 दिनों के बाद उसका ब्रिगेड वापस कोहाट छावनी में आ गया। फसी ने अकेले बाहर निकलना छोड़ दिया था, लेकिन तीसरी चौथी रात मकतूल उसे जगा देता था और वो उसे अपनी चारपाई की पाइंती पर खड़ा नजर आता था। तकरीबन 2 हफ्तों में एक रात उसकी दफ्तर में ड्यूटी होती थी। ड्यूटी ये थी कि उसे टेलीफोन के पास सोना पड़ता था। उसे ड्यूटी क्लर्क कहा करते थे। ड्यूटी की रात तो मकतूल लाजमन आता था। मकतूल को उसने अपने ड्यूटी रूम में टहलते हुए भी देखा। कभी कभी यूं भी होता कि मकतूल तो नजर ना आता, लेकिन उसकी मखसूस आवाज़ सुनाई दिया करती थी। उसने इसका एक इलाज ये किया कि जिस रात उसकी ड्यूटी होती वो कुरान मजीद अपने साथ ले जाया करता। जूं ही मकतूल उसे जगाता वो कुरान खोल कर तिलावत शुरू कर देता था। उसने नमाज भी बाकायदगी से शुरू कर दी थी, लेकिन मकतूल ने उसका पीछा ना छोड़ा। आखिर उसने तंग आकर अपने एक गहरे दोस्त को बताया। उसे असल बात ना बताई, सिर्फ उसे ये कहा कि उसे एक आदमी की शक्ल नजर आती है और ये आदमी उसे रात को जगा देता है और कुछ कहकर गायब हो जाता है। उसने बताया कि दिन के वक्त भी जब वो अकेला होता है तो उसे ये शक्ल नजर आती है जो कभी तो खामोश रहती और उसे देखती रहती है और हंसकर गायब हो जाती है। दोस्त ने उसे बताया कि कोहाट के मज़ाफ़ात में कहीं एक मज़ार है, वो वहाँ जाकर फातिहा पढ़ा करे और अपनी निजात के लिए दुआ भी किया करे। फसी एक रोज़ अकेला ही वहाँ चला गया। वो मज़ार दरअसल छोटा सा एक मकबरा था जिसके बाहर 2-3 मुजावर बैठे रहते थे। लोग वहाँ आते थे और मकबरे के अंदर जाकर फातिहा पढ़कर चले जाते थे। फसी वहाँ गया और अंदर जाकर फातिहा पढ़ने लगा
तो उसे हंसी की आवाज़ आई। फसी बिदक कर पीछे हटा। फिर उसे आवाज़ आई कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसे यहीं कत्ल कर दिया जाएगा। ये आवाज़ मकतूल की थी जिसे वो पहचानता था। वो फातिहा पढ़कर वहाँ से इस हालत में निकला कि उसका सर चकरा रहा था और उसका दिल खौफ की बड़ी जालिम गिरफ्त में था। फसी ने मुझे एक एक दिन और एक एक रात की वारदात सुनाई। गन बोट अपनी रफ्तार पर चली जा रही थी। रात अंधेरी थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था और फसी बोल रहा था और मैं गुमसुम सुन रहा था। वो हर बात तफसील से सुनाता था। यकीन करें कि मेरे दिल पर भी खौफ बैठने लगा। मैं उसे कोई आसेब या शिर शरार समझने लगा था। अगर मैं वो सारी तफसील सुनाने लगूं तो 100-125 वर्क इसी में स्याह हो जाएं। ये राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैंने बुढ़ापे के आगाज़ में किताबें पढ़ना शुरू की। मुझे नफ्सियात और इमरानियात यानी सोशियोलॉजी में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इत्तफाक से नफ्सियात की एक किताब मिल गई। मैंने उसमें मुख्तलिफ कातिलों के रद्द अमल पढ़े थे। उसमें एक कातिल का रद्द अमल बिल्कुल इसी जैसा था जैसा फसी मुझे सुना रहा था। फिर मैंने 20-21 साल पहले हिकायत में मुदीर हिकायत जनाब इनायतुल्लाह की लिखी हुई एक सच्ची कहानी पढ़ी थी जिसका उन्वान था ज़मीर का इंतकाम। ये हैदराबाद के एक कातिल की बयान की हुई आप बीती थी जो उसमें मुदीर हिकायत को कराची जेल में सुनाई थी। मैंने जब यह कहानी पढ़ी तो मुझे फसी बहुत ही याद आया। क्योंकि यह नफ्सियाती मामला होता है इसलिए हैदराबाद वाला कातिल बिल्कुल फसी अहमद लगता था। असल बात यह है कि इंसान का ज़मीर किसी भी जुर्म और गुनाह को कबूल नहीं किया करता। फिर भी कुछ लोग जुर्म को अपना बाकायदा पेशा बना लेते हैं और गुनाहों से लज्जत हासिल करते रहते हैं। बाज़ इंसानों के ज़मीर इतने मजबूत होते हैं या शायद इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल बड़ा ही खौफनाक होता है। फसी का केस कुछ ऐसा ही था। एक और बात याद आती है कि फसी ने मुझे बताया था कि उसके ख़ानदान में अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ तालीम ज़रूर थी और उनमें शाइस्तगी भी थी। मतलब ये कि फसी बिल्कुल देहाती और अनपढ़ ख़ानदान का फ़र्द नहीं था। उसकी बहन ने भी 8 जमातें पास कर ली थी जो उस दौर में लड़कियों के लिए बड़ी तालीम समझी जाती थी। उस बहन के ससुराल वाले खालिस्तन अनपढ़ और देहाती थे और वो अपने आप को दलेर और अक्लमंद सिर्फ इसलिए समझते थे कि वो बड़े दर्जे के ज़मींदार थे और घर में पैसा था। मैं वाज़िया ये करना चाहता हूँ कि फसी की फितरत में और उसके ख़ानदान में देहातियों वाला खून खराबा और लड़ाई मार कुटाई और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला रवैया नहीं था। ये फसी की कमज़ोरी बन गई थी और वो एक आदमी को कत्ल करके इतना कमज़ोर हो गया कि उस खून को हज़म ना कर सका। उसने दीनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं और कुछ और किताबें भी पढ़ी थीं। इस तरह उसने खासा इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन मकतूल के आसेब से वो पीछा ना छुड़ा सका। 5-6 महीने इसी कैफियत में गुजर गए और फसी ख़तरनाक हद तक जहनी मरीज़ बन गया। इस दौरान खुदा ने उसे एक खुशी भी दी। वो ये थी कि उसकी बेवा बहन की इद्दत पूरी हुई तो वो अपने घर आ गई और 1.5-2 महीने बाद उसकी दूसरी शादी हो गई। फसी उसकी दूसरी शादी पर गया था, लेकिन उसने मुझे सुनाया कि वहाँ मकतूल के वाहमे ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया। वो खेतों की तरफ गया तो मकतूल को सामने खड़ा पाया। एक बार वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। वहाँ एक बुजुर्ग का मज़ार था। उसने उस मज़ार पर फातिहा पढ़ना थी। फसल खासे ऊंचे थे। फसी मेंढ पर चल रहा था तो अचानक मकतूल उसके सामने आन खड़ा हुआ। फसी को ऐसा गुस्सा आया कि उसने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली और दांत पीसते हुए मकतूल की तरफ इस तरह दौड़ा जिस तरह कोई दरिंदा शिकार पर झपटता है। वो इसलिए मकतूल पर झपटा था कि उसकी गर्दन दबोचकर मार डालेगा, लेकिन वो करीब पहुंचा तो मकतूल गायब हो गया और फसी को उसकी हंसी सुनाई दी। फसी 5 दिनों की छुट्टी लेकर गया था। उसकी बहन अपनी दूसरी शादी पर बहुत ही खुश थी। घर भी भला और लड़का भी अच्छा मिल गया था। ये उनके देखे भाले हुए लोग थे। फसी ने मुझे सुनाया कि अपनी बहन को इतना खुश देखकर उसको ख्याल आता था कि उस बहन को क्या खबर कि उसकी खुशी की खातिर उसके बड़े भाई ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और देता चला जा रहा है। वो बड़ी भयानक अजियत में मुब्तला हो गया था। बहन ने उससे पूछा था कि उसने जब बहन को ससुराल चलने पर तैयार किया था तो ये क्यों कहा था कि सिर्फ 1 महीने की बात है, बर्दाश्त करो और फिर तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। फसी ने उसे यह जवाब दिया कि एक बुजुर्ग ने उसे कोई रूहानी हिसाब किताब करके बताया था कि ये लड़का 1 महीने के अंदर अंदर मर जाएगा। बहन इस जवाब से मुतमईन हो गई थी और भाई ने एक खौफनाक राज अपने दिल में छुपाए रखा था। फसी अहमद 5 दिनों की छुट्टी गुजार कर वापस अपने तोपखाने यूनिट में पहुंचा तो अगले ही रोज हुक्म मिल गया कि यूनिट फौरन कलकत्ता पहुंचे। इसका मतलब यह था कि उनके तोपखाने को बर्मा महाज पर भेजा जा रहा था। यहाँ मैं छोटी छोटी बातों को गोल कर जाता हूँ और फसी को बर्मा के महाज पर पहुंचा देता हूँ। उसकी जहनी हालत अब यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसने खुदकुशी के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। उसकी यूनिट को बर्मा के महाज पर पहुंचने का हुक्म मिला तो वो कुछ खुशी महसूस करने लगा कि अब उसे खुदकुशी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, महाज पर ही मारा जाएगा। वो वक्त बर्मा के महाज के अरूज का वक्त था। सारे हिंदुस्तान में बर्मा के महाज के मुताल्लिक बड़ी खौफनाक खबरें फैल रही थी। यही एक बात सुनने में आती थी कि
बर्मा में हिंदुस्तान की फौज को मक्खियों की तरह मारा जा रहा है। इसमें हकीकत इतनी तो नहीं थी, ये जापानियों के 5th कॉलम का काम था, जिसने सारे हिंदुस्तान में जापानियों की और बर्मा फ्रंट की दहशत फैला दी थी। फसी डरने के बजाय खुश था कि वहां जाते ही वो मारा जाएगा। उस वक्त इत्तेहादियों ने यानी अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर बर्मा पर जवाबी हमले शुरू कर दिए थे और जापान की फौज बड़ी ही बेजिगरी से लड़ रही थी। इसके साथ ही जापानी मोर्चों की तरफ से लाउड स्पीकरों से ऐलानात हो रहे थे कि हिंदुस्तान के फौजी इंडियन नेशनल आर्मी में आ जाएं और अपने मुल्क को अंग्रेजों से आज़ाद करवाएं। तोपखाना पोजीशन में आ चुका था और मुसलसल गोलाबारी कर रहा था। एक दिन जापानी लड़ाका बम्बार तैयारे अगले मोर्चों से पीछे गन पोजीशनों पर आ गए। तोपखाने को तो दुश्मन सबसे पहले तबाह करने की कोशिश करता है। इस काम के लिए तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं जो पीछे आकर गन पोजीशनों पर बम भी गिराते हैं और मशीन गन्ने भी फायर करते हैं। जापानी लड़ाका बम्बार तैयारे आए तो उन्होंने गन पोजीशनों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। पहले जो तैयारे आए वो बम गिराकर आगे निकल गए। तोपखाने के आदमी इधर उधर पनाह लेने को दौड़े तो 2 और तैयारे आ गए जिन्होंने उस सारे इलाके पर मशीन गन फायर की और आगे निकल गए। वो फिर आए और उसी तरह बम गिराए। दूसरे आने वाले तैयारों ने मशीन गन्ने फायर की। वो तो जैसे गोलियों का छिड़काव कर रहे थे। जब यह हवाई हमला खत्म हुआ तो जो लोग जिंदा थे और जख्मी नहीं हुए थे वो अपने साथियों को देखने इधर उधर दौड़ने लगे। उन्हें जमीन पर गिरे हुए जख्मी और लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। कई तोपें एक पहलू पर या बिल्कुल उल्टी पड़ी थी। फसी बाल बाल बच गया था। वो भी जख्मियों को उठाने के लिए आगे आया तो उसका दम घुटने लगा। जख्मी करा रहे थे और पानी मांगते थे। उसने ऐसी लाशें देखी जिनके बाजू या टांगे या बाजू भी और टांगे भी उड़ गई थी। कहीं जिस्म से कटा हुआ सर पड़ा था और कहीं सिर्फ एक बाजू एक टांग पड़ी थी। जापानियों ने ठिकाने पर बमबारी की थी। बाज जख्मियों के पेट और सीने खुल गए थे और साफ नजर आता था कि उनके जिस्म के अंदर क्या है। हर तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें पड़ी थी। फसी उन सब को जानता था। वो तो कोहाट से यहाँ तक हंसते खेलते गाते और तालियां बजाते आए थे, लेकिन अब उनमें से कई एक के वो हाथ ही कटकर न जाने कहाँ जा पड़े थे जिनसे वो तालियां बजाया करते थे। सरों के बगैर तो लाशें कई एक थीं। फसी ने अपने एक बड़े प्यारे दोस्त की लाश देखी। उस लाश के साथ दायां बाजू था ही नहीं। बाएं तरफ की पसलियां साफ नजर आ रही थी। फसी यूं महसूस करने लगा जैसे वो क्या कर देगा और सिर्फ खाया पिया ही नहीं बल्कि उसकी अंतड़ियां भी मुंह के रास्ते बाहर निकल आएंगी। मेडिकल कोर के आदमी आ गए। वो भी फौजी थे। उनमें लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर डॉक्टर भी थे। नर्सिंग अर्दली भी थी। बहुत से स्ट्रेचर आ गए थे। वो जख्मियों को उठा उठा कर स्ट्रेचर पर डालते और दौड़ते हुए ले जाते। फसी वहां कुछ भी नहीं कर सकता था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता पीछे चला गया और एक जगह बैठ गया। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोचे और क्या करे। उसके बाद ये रोजमर्रा का मामूल बन गया कि जापानी तैयारे आते और तबाही मचाते हुए गुजर जाते थे। फसी अपने बमबार तैयारों को भी देखता था जो उससे ज्यादा बमबारी जापान के अगले और पिछले मोर्चों पर करते थे। फसी की तोपखाना रेजिमेंट आदि से भी कम रह गई थी। 15-20 दिनों के बाद और तोपें आ गईं और नफरी भी आ गई। रेजिमेंट में फिर जान पड़ गई और गोलाबारी शुरू हो गई। फसी की रेजिमेंट को आगे जाने का हुक्म मिला और नई गन पोजीशनें बताई गईं। फसी ने हर जगह लाशें देखी जिनमें पुरानी लाशों की हड्डियों के ढांचे भी थे और उसने बिखरी हुई हड्डियां भी देखी। आपको सुनाने वाली बात यह है कि फसी की जात में एक इनकलाब आ गया। महाज पर भी मकतूल उसे नजर आता था और उस पर हंसता था। फसी की इस ज़हनी कैफियत में जरा सी तब्दीली नहीं आई थी। उसने दुआ मांगी कि खुदा उसे मौत दे दे। मैदान जंग में मौत ही एक चीज थी जो बड़ी जल्द मिल जाया करती थी, लेकिन फसी को नहीं मिल रही थी। उसने अपने साथियों की कटी फटी लाशें देखी और उनके बिखरे हुए आज़ाद देखे तो कई दिन उसे मकतूल नजर न आया। उसकी रेजिमेंट जब नई पोजीशनों पर गई और उसने रास्ते में पुरानी लाशों के हड्डियों के पिंजर और बिखरी हुई हड्डियां और नई लाशें देखी तो मकतूल बिल्कुल ही गायब हो गया और फसी को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा। लेकिन वो साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि वो अब पहले वाला फसी नहीं रहा और उसके अंदर कोई तगय्युर आ गया है। उस तगय्युर को वो ना समझ सका। वो लाउड स्पीकरों से ऐलानात सुनता रहता था जो जापानियों के मोर्चों की तरफ से होते थे। फसी ने इरादा कर लिया कि वो INA में चला जाएगा। उसके दिल से मौत की ख्वाहिश निकल गई थी। 2-2.5 महीने उसे मकतूल नजर ना आया तो फसी ने महसूस किया कि उसके दिल पर खौफ की जो गिरफ्त रहती थी वो खासी कम हो गई है। अब वो दिल ही दिल में जिंदा रहने की दुआएं मांगा करता था। मैं बड़ी अच्छी तरह बयान कर चुका हूं कि बर्मा का जंगल कैसा था और उसमें ऊंची नीची टेकरियां, चट्टानें और पहाड़ियां ज्यादा थीं। आदमी जरा एक तरफ हो जाता था तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गायब हो गया है। एक रात फसी चुपके से निकला और चलते चलते आगे ढलान आ गई जो दूर नीचे तक जाती थी। वो दरख्तों को पकड़ पकड़ कर नीचे ही नीचे उतरता चला गया और जब नीचे पहुंचा तो एक तरफ को चल पड़ा। वो सारी रात चलता रहा और उसे कुछ याद न रहा
ना ही कुछ ख्याल कि वो कितनी बार किस किस तरफ मुड़ा था। और ये खतरा नजर आने लगा कि वो आगे जाने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं जा रहा। वो चलता ही रहा और सुबह तलू हुई। उसके सर के ऊपर से गोलियां गुजरती नहीं थी। उसने मुझे सुनाया कि वो अपने लिए ही अजनबी हो गया था और यूं महसूस करता था जैसे कोई एक ताकत है या कोई जिन या चुड़ैल है जो उसे आगे ही आगे ले जा रही थी। वो टीकरियों के दरमियान चलते चलते दाएं को मुड़ा तो आगे उसे खुला रास्ता मिल गया। वो जगह कुशादा थी। उसने वहां चंद एक जापानियों को देखा।